दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों आज का वीडियो हमारा जो सेटलमेंट फैमिली मैटर्स में होता है उसके ऊपर है। और उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जब मैं कोर्ट में रहता हूं, प्लीज़ मुझे कॉल ना किया करें। मैंने पहले भी ये बात बोली है, मुझे दिन के समय बिल्कुल कॉल ना लगाया करें। आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। दिन के समय से लेकर शाम को 6 बजे तक मुझे बिल्कुल फ़ोन ना लगाया करें। ये मैंने पहले भी कहा है, वापस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दोस्तों हमारे पास एक केस आया हुआ था, ये फैमिली मैटर से संबंधित। इस केस में हुआ कुछ ऐसा कि लड़की जो थी वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और लड़का मध्य प्रदेश का रहने वाला था। एक सिंधी फैमिली थी और इनकी शादी हुई थी मेरे ख्याल से 2020 में शायद। तो इनकी शादी हुई और उसके बाद फिर इनमें डिस्प्यूट शुरू हो गए किसी न किसी बात को लेकर। और लड़की जो थी वो वापस लखनऊ अपने मायके चली गई। लड़के ने हमें अप्रोच किया, वो हमारे पास आया और लड़के का ये कहना था कि मेरे मामा जी भी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। तो उसने कहा कि मेरे मामा जी जो है वो भी इस केस में इन्वॉल्व रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने कहा कि हमको डाइवोर्स चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। हमने जो है दोस्तों यहाँ यहीं की कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दिया। डाइवोर्स फाइल करने के बाद लड़की को कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुए। जब लड़की को नोटिस जारी हुए उसके बाद लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ट्रांसफ़र कराने की एप्लीकेशन लगा दी। क्योंकि ये एमपी में केस लगा था, लड़की यूपी में रहती है। लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी कि केस को यूपी जहां मैं रहती हूँ वहां ट्रांसफ़र किया जाए। मैं एक महिला हूँ, मैं इतनी दूर नहीं आ सकती, फलाना ढिमका। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों उस एप्लीकेशन के बेस पर इस केस में स्टे दे दिया कि जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र पिटीशन डिसाइड नहीं हो जाती तब तक जो है जो फैमिली कोर्ट में केस पेंडिंग है उसमें कोई भी कार्रवाई आगे नहीं होगी। तो परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया और उसमें फिर तारीखें लगने लगी। अब जो लड़का है उसके मामा जी सुप्रीम कोर्ट में है। लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे मामा जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से तुम्हारा सेटलमेंट करवा देता हूँ। तो मैंने कहा देख लीजिए आप सेटलमेंट करवाना है कि नहीं करवाना है। अब लड़के ने तो अपने मामा जी की बात मानी, सेटलमेंट वहाँ हुआ, वहाँ पर मेडिएशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सेटलमेंट हुआ, तोड़ बट्टा हुआ, बार्गेनिंग हुई, फलाना ढिमका हुआ। लड़की की डिमांड थी इतनी 1 करोड़, लेकिन फाइनली 40 लाख रुपए में वो सेटलमेंट हुआ। 40 लाख रुपए जो है दोस्तों बड़ा अमाउंट है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। एक कॉमन मैन के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, इतना पैसा कई बार एक कॉमन मैन इकट्ठा नहीं कर पाता है। तो लड़के के मामा ने कहा कि देखा मैंने तुम्हारा सेटलमेंट करवा दिया, 40 लाख रुपए में सब झंझटें खत्म हो गई। उसने 498 लखनऊ में लगाया था, डोमेस्टिक वायलेंस भी लगाया था। उसने अपने ससुर पर यानी लड़के के पिता पर और अपने देवर पर यानी लड़के के भाई पर उसने बलात्कार की कोशिश का मुकदमा भी फर्जी लगवाया हुआ था। और भरण पोषण का 125 भी लगाया हुआ था। स्त्री धन, घरेलू हिंसा, ये सब सारे मुकदमे लगाए हुए थे। 40 लाख में मामला वो हुआ। जबकि उससे जो मुकदमे लगाए थे उनमें कहीं भी गिरफ्तारी नहीं हुई और उन सब में जमानत भी हो चुकी थी। तो मैंने उससे कहा कि भैया 40 लाख तो बहुत ज़्यादा है। आपके मामा जी ने 40 लाख में सेटलमेंट करवाया, कोई तीर तो नहीं मार लिया। उसका कहना था कि अरे हम परेशान होते, वहाँ जाते बार बार, फलाना ढिमका। तो मैंने कहा देखो परेशान होने वाली जिस उसमें कोई बात नहीं है। आप मतलब आप इस केस में कोई ढंग का वकील भी करते तो भी आपका मुश्किल से 4-5 लाख रुपए खर्चा होता, क्योंकि केस लखनऊ में है। 40 लाख तो एक बड़ा अमाउंट है। और अगर आप केस को अच्छे से फाइट करते तो लड़की खुद ही झुकती, हो सकता है कि 5-10 लाख में मामला खत्म हो जाता। आप एक मोटा अमाउंट बचा लेते, क्योंकि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारी मेहनती कमाई है। तो जो भी हुआ इस केस में, लेकिन इस केस से मैं सहमत नहीं था।
मेरा मानना है कि गलत तरीका है ये। अगर इतना बड़ा सेटलमेंट आप कर रहे हैं तो फिर आप समझदार नहीं हैं। और फिर कोई रिश्तेदार है क्या है, उससे क्या मतलब। 40 लाख का सेटलमेंट आपके मामा जी ने करवाया है, तो आपके मामा जी को भी इसमें कुछ परसेंट तो मिला ही होगा। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों से बचें। मेरा यही सजेशन है कि सेटलमेंट तभी करें जब आपको ऐसा लगता है कि वो सेटलमेंट आप झेल सकते हैं। क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में सेटलमेंट का सिंपल सा मतलब है कि लड़के को एक बड़ा अमाउंट देना है, ठीक है। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर मैं सेटलमेंट करूं कि ना करूं, तो मैं यही जवाब देता हूं कि अगर वो आपके लिए ठीक है, आप उसमें कंफर्ट फील करते हैं तो आप सेटलमेंट कीजिए, ठीक है। वरना केस को इस तरह से फाइट कीजिए कि फिर आपकी इच्छा के अनुसार सेटलमेंट करने को लड़की मजबूर हो जाए। लोग हमसे पूछते हैं कि सेटलमेंट जो हम करते हैं तो उसमें क्या क्या, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि लड़के ने पैसा दे दिया और लड़की बाद में सेटलमेंट से मुकर गई, वो केस वापस नहीं ले रही है और लड़का फिर कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तो इससे बचने का तरीका क्या है। तो देखिए, अगर आपके आपके और लड़की के बीच में सेटलमेंट होने जा रहा है तो पहली बात तो कान खोल कर सुन लीजिए कि उस सेटलमेंट से संबंधित सारी बातें आपके सामने होनी चाहिए। ना कि जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप अपने वकील को आगे कर देते हैं, वो सामने वाली पार्टी से मिल जाता है या सामने वाली पार्टी के वकील से मिल जाता है और उससे मिलकर वो क्या खिचड़ी पकाता है इसका इसका आपको मालूम नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जो हमारा रिक्वेस्ट है वो ये है कि सेटलमेंट जो आपकी और उसमें हो रहा है उसमें जो है पूरी नज़र आपकी होनी चाहिए। जो भी बातचीत हो आप वकील को ले जाइए, लेकिन सारी बातचीत आपके और वकील के बीच में होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उस सेटलमेंट में एक जो मेन चीज़ है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि वो सारे केस वापस लेगी। दूसरा पॉइंट है पैसे का, कि लड़का इतना अमाउंट देगा, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोसेस का फॉलो करें। तो पहली बात तो ये कि ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से फॉलो करें आप कि इसका एक लिखित एग्रीमेंट आप लोग बनवा लें, ठीक है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। वो आप बनवा लें, उसमें टर्म और कंडीशन डाल दें और उसमें दोनों साइन करें, ठीक। दूसरी बात ये कि इसमें जो भी पैसे के अमाउंट की बात हो रही है, क्या होता है कि लड़की को चाहिए पैसा और लड़की और उसका वकील बदमाश भी होते हैं। आपका वकील भी बदमाश रहता है। कई बार आपका वकील बोलता है कि आधे पैसा अभी दे दो, आधे और बाद में दे देंगे। आप अपने वकील की बातों में आ जाते हैं, ठीक है। हमारा ये सजेशन है कि 1 रुपया मत दीजिए, ठीक है। बात पैसे की तय हुई है ना, मान लीजिए कि 10 लाख में सौदा तय हुआ, ठीक है, कि 10 लाख रुपए दे दो, मामला रफा दफा करो। तो फिर इसका उपाय ये है कि पहले आप जो है सारे केस खत्म करवाइए जो आपके खिलाफ लगे हुए हैं। दहेज का लगा, 498 लगा, घरेलू हिंसा लगा, 125 लगा, जो भी लगा हुआ है, और क्या कहते हैं, क्रुएल्टी ग्राउंड पर डाइवोर्स केस लगा है, इन सभी केसों को आप खत्म करवाइए, ठीक। इसमें लड़की जो है बयान देगी और सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो पैसे का लेन देन का गणित है, इसमें क्या होता है कि लड़की आप पे शक करती है और आपको भी लड़की पे शक है कि पैसा लेने के बाद मुकर ना जाए। इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है वो आप पर ही रहता है। फिर आप उस पैसे पे फिर लड़की की भी नज़र है, आपके वकील की भी नज़र है और लड़की के वकील की भी नज़र है। अगर आप 10 लाख दे रहे हैं तो लड़की का वकील चाहेगा कि 1 लाख तो मुझे मिल जाए और आपका वकील भी चाहेगा कि इसमें 1 लाख मुझे मिल जाए। तो इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि आप जो भी मतलब एग्रीमेंट बनाएंगे उसमें टर्म कंडीशन डाल दें कि जो भी पैसा लड़की मांग रही है उसका डिमांड ड्राफ्ट मैं कोर्ट में जमा करूंगा। और जैसे ही सारे मामले खत्म हो जाएंगे और जैसे ही कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री मिल जाएगी, ठीक वैसे ही लड़की जो है कोर्ट से वो डिमांड ड्राफ्ट लेने का अधिकार रखेगी या फिर जज साहब ही उसको वो डिमांड ड्राफ्ट दे देंगे। इससे दो बातें हो जाएंगी दोस्तों। पहली तो ये कि आप जो हैं, आप पर उंगली नहीं उठ सकती क्योंकि आपने गेंद कोर्ट के पाले में फेंक दी है। आपने कोर्ट में डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा दिया है जिससे कोर्ट को एक यकीन हो जाएगा कि इसका डीडी मेरे पास है, चेक नहीं डीडी, क्योंकि डीडी का बाउंस तो हो नहीं सकता। और लड़की हो जाएगी मजबूर कि अगर मुझे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए तो मुझे ये सारे केस ख़त्म करवाने पड़ेंगे।
अगर वो ख़त्म नहीं करवाती तो कोर्ट उसको डीडी नहीं देगी। सेकेंड थिंग, आपको ये कहने को हो जाएगा कि देख मैंने कोर्ट में पैसा जमा करवा दिया है, अब तू अपना काम कर ले और मामला ख़त्म हो जाएगा। इसमें यह भी होगा कि आपके वकील आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और लड़की का वकील भी आपसे किसी तरह की राजनीति नहीं खेल पाएगा, क्योंकि अधिकतर मामलों में देखा गया है कि बड़ा अमाउंट लड़कियां लेके चंपत हो गई हैं, वकील साहब भी हाथ खड़े कर देते हैं, मामले आज तक चल रहे हैं और लड़का पछता रहा है। तो पैसे देने का नियम कुछ ऐसा रखें, आप कोर्ट में डीडी जमा कराएं और मामला ख़त्म होने पर ही जो है वो डीडी लड़की को मिले। ऐसी टर्म कंडीशन अपने डाइवोर्स केस में और जो भी एग्रीमेंट आप उसके पहले कर रहे हैं उसमें डाल दें। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात ये कि एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी मामला जो है वो नीचे से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जानबूझ के वकील हाई कोर्ट ले जाते हैं कि हम हाई कोर्ट से ख़त्म करवाएंगे। दोस्तों ये गलत तरीका है। हाई कोर्ट के पास पावर है, मगर हाई कोर्ट जाना, वहाँ पर केस लगाना और मोटा अमाउंट हाई कोर्ट के नाम पर वकील साहब को देना, ये समझदारी नहीं है, ये तो क्या है, लूटा मारी है, ठीक है। इसको समझदारी नहीं कहते। देखिए क्या होता है, छोटे मोटे मामलों में हाई कोर्ट कभी नहीं जाना चाहिए। मुझे समझ में आता है कि लोग हाई कोर्ट कैसे पहुंच जाते हैं। हाई कोर्ट गंभीर मामलों के लिए बना हुआ है। अगर आप छोटे मोटे मामलों में हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट आप पे चिढ़ता है। हाई कोर्ट जज चिढ़ते हैं कि सारा टुच्चा मामला लेके यहाँ पे आ गया है, वो उसको खारिज ही करते हैं। और वकील साहब ऐसे आपसे मोटी रकम ले लेते हैं। तो कभी भी छोटे मोटे मामलों में हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आपका जैसे 498 का केस लगा है, सेटलमेंट हो चुका है और लड़की जो है केस को ख़त्म करना चाहती है, तो उसका सिंपल सा उपाय ये है कि आप लड़की को हॉस्टाइल करवा दें। अगर उसके बयान यानी एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं हुआ है तो उसको करवा दें, उसको हॉस्टाइल हो जाएगी। और जो भी गवाह हैं उन सबको हॉस्टाइल करवाएं, उसी दिन केस ख़त्म होगा। सारे गवाह हॉस्टाइल हो जाएंगे, उसी दिन आपका केस ख़त्म हो जाएगा। आपको हाई कोर्ट नहीं जाना है। एक सवाल ये पैदा होता है कि मान लो बयान पहले हो चुके हों, तो पहले, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि बयान हो चुका हो और उसके बाद फिर समझौते का मामला उठा हो, तो फिर क्या करें। तो अगर ऐसा है तो फिर लड़की को क्रॉस एग्जामिनेशन में हॉस्टाइल करवाएं। जो अगर बयान पहले हो गए हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन बचा होगा, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हॉस्टाइल करवा सकते हैं आप। वहाँ पर जो है आप उससे सवाल करेंगे और लड़की उनका उल्टा जवाब देगी, और इससे जज साहब जो है आपको वहीं पर केस को ख़त्म कर देंगे। जब भी 498 वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसकी सूचना जज वगैरह को दे दी जाती है कि सर हम पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो जज खुद ही बोलता है कि आप उसको लाइए और हॉस्टाइल करवा लीजिए, मैं आज ही केस ख़त्म कर दूंगा आपका। उसके अलावा लड़की ने 125 लगाया है तो वो तो एक सिविल सूट तरह का होता है, लड़की उसको वापस ले सकती है, उसमें कोई हॉस्टाइल होने की आवश्यकता नहीं है। लड़की ने घरेलू हिंसा लगाया, उसको वापस ले सकती है, उसमें भी उसको हॉस्टाइल होने की आवश्यकता नहीं है। और लड़की ने क्रुएल्टी ग्राउंड पर डाइवोर्स केस लगाया है, उसको भी वो विड्रॉ कर सकती है, नॉट प्रेस कर सकती है। मतलब कुल मिला के सारे केस वो विड्रॉ कर सकती है, एक्सेप्ट 498 है, तो वहाँ पर उसको हॉस्टाइल हो जाना है, ठीक है। या तो बयान में हॉस्टाइल हो जाए या क्रॉस एग्जामिनेशन में हॉस्टाइल हो जाए। अगर ये दोनों हो चुके हैं तो उसके बाद भी सॉल्यूशन रहते हैं, ठीक है। जज साहब जो है वो सब सेटल कर देते हैं अगर आप जज को ये बता दे तो। इसके लिए हाई कोर्ट जाना, वहाँ पर चक्कर काटना, ये समझदारी नहीं है दोस्तों, ये मूर्खता है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो कुछ इस तरीके से ही आप इन मामलों को ख़त्म करें। ये सब सारे मामले जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो नीचे की अदालतों से ही ख़त्म हो जाते हैं। आपको इसके लिए हाई कोर्ट नहीं भागना है। हाई कोर्ट भागना इसमें समझदारी वाली बात नहीं है। आपके वकील को मोटी रकम चाहिए, इसलिए वो हाई कोर्ट आपको ले जाता है, और फिर हाई कोर्ट जो है वही परेशान होती है कि ये मामले नीचे से ख़त्म हो सकते हैं, हाई कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है हमने जो कानूनी पॉइंट्स आपको बताने का प्रयास किया है दोस्तों, वो आपकी समझ में आए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।